स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, दीपक फर्टिलाइजर पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन के ऊपर मैं बहुत दिनों से पहले एक वीडियो शेयर आपको किया था और मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी के ऊपर जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कंप्लीट होगा तब मैं ब्रेकआउट होने के बाद मैं एंट्री लूंगा। फाइनली मुझे वो ब्रेकआउट लेवल मिला और मुझे एंट्री भी मिला। वो मैं आपके साथ शेयर सबसे पहले कर लेता हूँ। आप देखिए कंपनी के ऊपर किस तरीके से लेवल में ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट मतलब कंपनी के ऊपर जिस स्ट्रेटेजीज के बेसिस में मैंने एंट्री लिया वो कुछ बाइंग स्ट्रेटेजीज है। बाइंग स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। कंपनी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 कैंडल्स में टोटल बाइंग कैंडल बने। ध्यान से देखना इस चीज को, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आप बिगिनर हो तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल बना, बाइंग का रेंज बना। तो जब भी इस बाइंग रेंज के बेसिस में इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं क्या करूंगा, एंट्री लूंगा। मतलब जहां से बाइंग कैंडल स्टार्ट हुआ था उस जगह पे मेरा एंट्री बनेगा और जहां पे बाइंग कैंडल का हाई क्लोजिंग हुआ था, मतलब हाई हाई हुआ था, उस जगह पे मेरा टारगेट बनेगा। क्या फाइनली वो एंट्री मिला है? तो एंटी एक्चुअली यहाँ पे मिलने का चांसेस था, यहाँ से रिबाउंड्स किया तो एंटी मैंने नहीं लिया क्योंकि रूल्स को हमेशा मैं फॉलो करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं क्या एंटी सही में मिला, यहाँ पे भी नहीं मिला और फाइनली 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 यहाँ पे कंपनी का एंटी मिला बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद। बहुत दिनों का मतलब क्या है, अगर अराउंड में जब से इस कंपनी के ऊपर इस तरीके से रेंज बना था तब से लेकर अगर मैं करंट एंटी लेवल तक देखूं तो 1 साल के बाद एंटी मिला। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, 1 साल के बाद मिले और 2 साल के बाद मिले। अगर पैटर्न्स में दम है, अगर वही जगह पे कंपनी काम कर रहा है तो काम करना। ऐसे नहीं कि कंपनी बहुत ऊपर चला गया था उसके बाद नीचे आया तो आपको एंटी हुआ। तो उस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर काम मत करिए। उसी रेंज के अंदर कंपनी काम कर रहे हैं और फाइनली उसको टच करने के बाद आप यहाँ पे एंटी बनेगा। और मैंने एंटी इसलिए लिया क्योंकि सिर्फ इस तरीके से कैंडल बना, सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं। दूसरी एक पॉजिटिव पॉइंट है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे एंटी बना है। तो जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे एंटी बनता है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि बायर उसको ऊपर ले जाएगा और टारगेट तक जरूर होल्ड करेगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं एंटी तो बना, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ऊपर जो जा रहा है ऊपर वो इजीली टारगेट को अचीव करने के लिए जा रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, जिस तरीके से जर्नी हो रहा है और जिस तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, वो टारगेट लेकर ही दम लेंगे। तो बहुत दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाकर शेयर किया था, जब एंटी बना था तब भी शेयर किया था। बीच में कुछ इस तरीके से जगह पे मैं भी वीडियो बना था और जब एंटी हुआ तभी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था। और फाइनली आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा अपडेट इसीलिए देता रहता हूँ क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिले, आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, जो स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उस स्ट्रैटेजीज में कितना दम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर कल ही बाई कर लेना, परसों जाकर सेल कर लेना, ऐसे मत करिए। आप पहले वॉच करिए, स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए, तभी आपको क्लियर कट एक विजन मिलेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर काम क्यों कर रहा हूँ और मुझे कहाँ तक वेट करना है, कहाँ तक मुझे पेशेंस दिखाना है। क्योंकि देखिए एंटी होने के बाद करेक्शन हो गया था, बहुत सारे कंपनी के ऊपर तो बिग करेक्शन हो जाता है। तो एग्जिट में नहीं लेता हूँ अगर कंपनी में दम होता तो क्या सही में कंपनी में दम है? चलो वो मैं आपको क्वार्टर रिजल्ट में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कंपनी में जो ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ एक एवरेज लेवल का है। एक्सपेंस को कंपनी कई हद तक कम किया पिछले सालों की तुलना से, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। 250 करोड़ से 220 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक पॉजिटिवली कंपनी यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। अभी एक चीज़ को नोटिस करना इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है वो अगर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है और मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बड़ा धमाका यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स जो मुझे मिला, दीपक फर्टिलाइजर जो पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है वो 8.5 रुपीज़ करके डिविडेंड भी शेयर किया था और 8.5 रुपीज़ करके डिविडेंड हर किसी को मिला होगा जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो मतलब सॉरी, 8.5 रुपीज़ करके डिविडेंड मिलने वाला है, अभी तक डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जल्द से जल्द मिलेगा, तो उससे पहले इस कंपनी के ऊपर टारगेट अगर हो जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो मेरे पास एज ए लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। मैं इस कंपनी के ऊपर एज ए स्विंग बेसिस में काम किया हूँ। तो
अगर इससे पहले टारगेट हो जाए डिविडेंड पाने से पहले तो कोई बात नहीं, अगर ना मिले तो मैं होल्ड करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है CESC। तो CESC आप सभी जानते हैं, एक मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता बेसिस एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कंपनी है। और इस कंपनी देखा जाए तो एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है। एक चीज़ को नोटिस करना सबसे पहले, इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर में आप देखेंगे तो जो जो रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, तो रेनबो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास ही सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 44%। बाकी जो शेयर होल्डर है वो उतना ज़्यादा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर नहीं रखे हैं। तो बेसिकली कोलकाता मेट्रो नेटवर्क लिमिटेड इसके पास भी होल्डिंग था, उन्होंने क्या किया, बेच दिया। साथ ही साथ संजीव जी के पास भी, संजीव गोयनका के पास भी होल्डिंग था, आज भी ना के बराबर होल्डिंग है। तो बहुत सारे लोगों के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी था, वो हिस्सेदारी अभी आज ना के बराबर है। तो FSDS के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। बेस्ट तरीके से इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या इस कंपनी में सही में दम है आगे बढ़ने का? पहले बता दूं कंपनी में दम कितना है, वो आपको कंपनी का परफॉर्मेंस में दिखेगा। कंपनी कंटिन्यूसली खुद के सेल्स को मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, नेट प्रॉफिट इस बार भी कंपनी पॉजिटिवली जनरेट किया। तो क्या सही में नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हुआ? तो उसके लिए आपको कंपनी के कुछ परफॉर्मेंस के बारे में देखना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे कंपनी के ROC एंड ROE दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% के आसपास है। डेप्थ ऑफ इक्विटी थोड़ा सा ज़्यादा है। कर्जा ज़्यादा होने के कारण इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं कभी भी एज ए ट्रेडिंग सॉरी इन्वेस्टमेंट पर्पस में काम नहीं करता हूँ। मैं हमेशा ट्रेडिंग पर्पस में काम करता हूँ, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा होने के कारण कंपनी में कभी ना कभी ग्रोथ में कुछ चेंजेस आएगा। मुझे जब भी कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मिले और कंपनी का अगर ग्रोथ ठीक ठाक है तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन ले लेता हूँ। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कोई भी डिसीजन बना था? हाँ बना था। बहुत पहले से एक डिसीजन बना था, 2022 से लेकर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन बना था, और फाइनली इसका टारगेट 39% के आसपास टारगेट था। और कंपनी देखिए रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस किया, बहुत शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके टारगेट अचीव किया। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि क्या कोई सर क्या नेक्स्ट लेवल के एंट्री मिल सकता है? देखिए नेक्स्ट लेवल का अगर एंट्री लेवल्स के बारे में बात करूँ तो मुझे यहाँ पे एक पैटर्न्स दिखा, जो पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार एक कप बना है और मैं आपके सामने मैं इसको ड्रॉ भी कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक हैंडल भी बना था, और देखा जाए तो दूसरा भी एक हैंडल बना था। तो दूसरा भी एक हैंडल बना और तीसरा एक हैंडल फिर से बना। मतलब 2-3 बार यहाँ पे हैंडल कंटिन्यू कंपनी कर चुके हैं। तो 2-3 बार कंपनी के यहाँ पे हैंडल देखने को मिलेगा, और उसके बाद फाइनली कंपनी के ऊपर क्या ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अभी ब्रेकआउट होगा तब मैं कुछ डिसीजन लूँगा, और डिसीजन लेने के बाद उसका टारगेट कहाँ तक रहेगा। अगर मैं इस कंपनी के अगर चार्ट को टोटल फिगर आउट करूँ, लेंथ को फिगर आउट करूँ, तो जो मैं टारगेट लेकर चलूँगा करीबन 26% के आसपास। तो फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री नहीं है। जब तक ब्रेकआउट ना हो, जब तक ब्रेकआउट कंफर्मेशन ना हो, तब तक कोई भी एंट्री में नहीं लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीएट लिमिटेड। जब मैं सीएट कंपनी को ज़्यादा क्यों पसंद करता हूँ, उसके पीछे दो रीज़न है। पहली बात, इस कंपनी का बिजनेस को समझिए। कंपनी जितने सारे फोर व्हीलर्स सेगमेंट है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, ईवीज हो, सारी गाड़ी कंपनी को वो क्या कर रहा है, वो खुद के टायर्स को बेच रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हैं होंडा से लेकर सुजुकी, मारुति सुजुकी से लेकर साथ ही साथ देखा है तो टाटा मोटर्स से भी 20% मार्केट शेयर लेके रखा है पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर। साथ ही साथ बाइक एंड स्कूटर इंडस्ट्रीज में भी 25% का मार्केट शेयर इसी के पास है। उसके बाद मतलब टाटा टाटा का जो बसेस है, ईवीज बसेस, टाटा का जो ईवीज का जो छोटा आइस है, साथ ही साथ और भी देखिए जितने सारे छोटे छोटे गाड़ियां हैं, वो सारे गाड़ी को वो 20 मतलब थ्री व्हीलर जो गाड़ियां हैं उनमें से 20% मार्केट शेयर इसी कंपनी लेकर रखा है। और मजेदार बात आपको बता दूं, इस कंपनी की डेपली अगर डेटा दिखा दूं तो आप चौंक जाओगे। 2011 में कंपनी का ग्रोथ टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में सर 8% था, 8%। और नंबर 4 में इसका पोजीशन था टायर इंडस्ट्रीज में। और आज वो ग्रोथ कहाँ पे हो चुका है, 33%, और नंबर 1 में पहुंच चुका है बाइक इंडस्ट्री मतलब टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में। और और फोर व्हीलर इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग 8 में था और 3% का टोटल सेल अप कर रहा था। आज 16% का सेल अप हो रहा है, 16% का मार्केट सेल लेकर रखा, 16% का ग्रोथ हुआ है, और थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। और ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में टोटल कुल मिलाकर 2011 में से 6 लाख करोड़ का टोटल टर्नओवर हो रहा था। आज 2.2 लाख 2200 करोड़ के आसपास टर्नओवर इस बिजनेस के ऊपर कंपनी कर रहा है। तो ग्रोथ जो है वो अलग लेवल में हो रहा है।
तो जिसके लिए मैं इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के कभी भी आपको सेल्स में उतना ज़्यादा कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में बात करूँ, तो सेल्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, नेट प्रॉफिट 130 करोड़ से 101 करोड़ बना। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो ग्रोथ है, वो थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। और इसको देखकर बहुत सारे लोग हैरान हो जाएँगे कि सर प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या कंपनी खतरे में पड़ सकते हैं? देखिए एक्चुअली कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना है, वो बहुत दिनों से इस तरीके से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। तो रिजल्ट आने से पहले ही देखिए कंपनी का डाउन साइड ट्रेड स्टार्ट हो गया था। तो एक क्लियर कट आपको मैं पहले ही रिजल्ट आने से पहले ही बता रहा था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार खास उतना देखने को नहीं मिलेगा। प्रॉफिट होगा मगर उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलेगा। तो उसी का यहाँ पे डेटा बेस देखने को मिले थे। अभी देखिए कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का। फाइनली कंपनी 1-2 दिन में ही टारगेट को अचीव किया, बहुत शानदार तरीके से अचीव किया है। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे वॉच किया कि 3 बाइंग कैंडल बने, टोटल कंपनी 3 बाइंग कैंडल का जो रेंज बना, यहाँ पे डाउन साइड और टॉप साइड का रेंज मार्किंग किया, तो 26% के आसपास रेंज आया। तो कंपनी यहाँ पे धीरे-धीरे आके नीचे यहाँ पे बाइंग एंट्री हुआ है और उस हाई लेवल तक इसका टारगेट है। तो मुझे लगता है कंपनी का जो सिचुएशन है, कंपनी का जो स्ट्रैटेजीज़ है, उस हिसाब से देखा तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने वाला है। तो आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और हाँ, लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर लूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद कंपनी का बोनस का डेट आ चुके हैं। 21 तारीख के दिन आपको हर एक के बदले सॉरी 2 के बदले आपको 1 शेयर मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें और उसके बाद काम करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे वीडियोस हम हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही शेयर किया जाता है। तो डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।